आज की सबसे दिलचस्प और हल्की फुल्की मगर चुभने वाली खबर सीधे सुप्रीम कोर्ट से आई है और इसमें मुख्य किरदार हैं अनुराग ठाकुर। जी हां, ये वही वाले अनुराग ठाकुर हैं जिन्होंने देश के ही लोगों को गोली मारने के नारे लगवाए थे। भाजपा, मोदी और एक मशहूर केचुआ जो इस वक्त देश के चुनावी तालाब में उलझ कर बैठा है। मामला कुछ ऐसा है कि चौबे बनने चले थे, डूबे बनकर लौटे हैं, यानी खुद तो डूबे सनम और जाते जाते सबको ले डूबे। भाजपा पर सवालों की आग जल रही है तो हमारे अनुराग जी बाल्टी लेकर दौड़े, पर यह नहीं देखा कि उसमें पानी है या पेट्रोल है और नतीजा आग बुझने की बजाय और ज्यादा धधक गई। अब जरा सोचिए, चुनावी चोरी के मामले में यह कदम किसी फिल्मी क्लाइमेक्स जैसा निकला। यहां हीरो की बजाय साइड कैरेक्टर सीन चुरा कर ले गया और खलनायक मुस्कुरा देता है। इधर विपक्ष के कई नेताओं पर वो चोरी के आरोप लगाने का नाटक चल रहा था, लेकिन आरोप लगाने के बाद खेल बिगड़ने की रफ्तार इतनी तेज हुई कि गाड़ी सीधे सुप्रीम कोर्ट के गेट पर जाकर रुकी। पर आज कोर्ट ने जो कहा उससे भाजपा और खासकर केचुआ जी के पसीने छूट गए होंगे। केचुआ साहब ने बिहार की वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों को ऐसे गायब कर दिया जैसे बच्चे होमवर्क से अपना नाम मिटा देते हैं। केचुआ साहब ने बिहार की वोटर लिस्ट में 65 लाख लोगों को ऐसे गायब कर दिया जैसे बच्चे होमवर्क से अपना नाम मिटा देते हैं। बिना वजह बताए, बिना एड्रेस दिखाए और बिना किसी पारदर्शिता के विपक्ष महीनों से कह रहा था, भाई नाम हटाया है तो कारण तो बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया, बस बहुत हुआ, अब पूरी लिस्ट वेबसाइट पर डालो और हर नाम के आगे लिखो कि उसका नाम क्यों हटाया गया है। यानी अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो वो भी लिखो, अगर कोई दूसरी जगह चला गया है तो वो भी लिखो, अगर किसी ने डबल रजिस्ट्रेशन किया है तो वो भी बताओ। और हाँ, ये सब हर जिले की वेबसाइट और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की साइट पर होगा ताकि जनता एपिक नंबर डालकर खुद खोज सके, ठीक वैसे जैसे लोग नेटफ्लिक्स पर मूवी ढूंढते हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी कहा है कि अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार करो कि वोटर लिस्ट वेबसाइट पर होगी और अगर किसी का नाम गलती से कट गया है तो वो आधार कार्ड देकर फिर से जुड़ सकता है। समय सीमा तय कर दी गई है, अगला मंगलवार और अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। अब असली मजा यह है कि सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को यह समझाना पड़ रहा है कि भरोसा पैदा करो। भाई, जिस संस्था का काम ही भरोसा पैदा करना है उसे ये टिप्स देने पड़ रहे हैं, जैसे किसी शेफ को बताना पड़े कि भाई खाना बनाते वक्त नमक डाल देना। जब ये सर्कस चल रहा था तभी अचानक से एंट्री होती है मिस्टर अमित मालवीय की। जाते जाते एक नया झूठ बोल बैठे, सोनिया गांधी की नागरिकता और वोटर लिस्ट पर। लेकिन क्या करें, झूठ बोलने के लिए भी दिमाग चाहिए और यहां मामला ऐसा पकड़ा गया कि लोग कहने लगे, अरे ये तो बिना हेलमेट के स्कूटर चलाने जैसा है, दूर से ही नजर आ जाता है। और हाँ, उत्तराखंड में आज एक और चुनाव हो रहा था जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि वो वोटरों को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कौन सा चुनाव हो रहा है जिसमें वोटिंग के दिन गाड़ी में बैठाओ चलो वाला सीन चलता है। लगता है गुजराती जोड़ी और उनके झूठ के आखिरी एपिसोड की शूटिंग चल रही हो। बस देखते जाइए, अगले हफ्तों में ड्रामा, सस्पेंस और कॉमेडी का कॉम्बो पैक मिलने वाला है। और हमारे केचुआ जी अभी भी सोच रहे हैं कि 65 लाख नाम हटाने की एक्सेल शीट में कौन सा कलर कोड लगाया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में जो नजारा देखने को मिला है वो लोकतंत्र के पाठ्यक्रम में सीधे सीधे क्या करें और क्या ना करें वाले अध्याय में डालने लायक था। जजों को, चुनाव आयोग को यह समझाना पड़ा कि भाई अगर आपने किसी का नाम वोटर लिस्ट से काटा है तो कम से कम उसे बताओ कि वो नाम क्यों काटा गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची बार बार पूछ रहे थे, क्या आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जिससे लोगों को राजनीतिक पार्टी के पीछे भागना ना पड़े? सीधा सीधा जनता को जानकारी क्यों नहीं देते? अब सोचिए, इस देश में मालिक कौन है, मतदाता या पॉलिटिकल पार्टीज? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, लोगों को पार्टी के पास क्यों भेज रहे हो? आप खुद जनता को जानकारी क्यों नहीं देते? केचुआ जी के वकील ने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि एपिक नंबर डालकर वेबसाइट पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया, जिनका नाम कटा है उनकी पूरी लिस्ट भी वेबसाइट पर डाल दो और साथ में कारण भी लिख दो। केचुआ जी के वकील ने बड़ी ही मासूमियत से कहा कि लोग एपिक नंबर डालकर वेबसाइट पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया, जिनका नाम काटा है उनकी पूरी लिस्ट भी वेबसाइट पर डालो और साथ
साथ में कारण भी लिख दो। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि इसमें क्या दिक्कत है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 65 लाख लोगों के नाम, एपिक नंबर और नाम हटाने का कारण सब ऑनलाइन डालो और ये लिस्ट मशीन रीडेबल होनी चाहिए, यानी सर्चेबल होनी चाहिए। इसके अलावा ये लिस्ट अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, रेडियो हर जगह प्रचारित होनी चाहिए। पंचायत भवन और बीएलओ ऑफिस के बाहर चिपकाई जानी चाहिए। और हाँ, अगर नाम कट गया है तो लोग आधार कार्ड देकर वापस जुड़ सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने तो मिसाल भी दे दी। अगर पूनम देवी का नाम हटा है तो पूनम देवी को पता होना चाहिए कि क्यों हटाया गया है। अब ये बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी को बताना पड़े कि अगर आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हुआ है तो आपको कारण पता होना चाहिए। अब ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी को बताना पड़े कि अगर आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हुआ है तो आपको कारण पता होना चाहिए। चुनाव आयोग इस बात पर भी ऊपर नीचे करता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया ये करना ही पड़ेगा और अगली सुनवाई 22 अगस्त को होनी है। अब जरा चलते हैं भाजपा आईटी सेल के महारथी अमित मालवीय की तरफ, जिन्होंने एक नया महाझूठ पेश किया है। उन्होंने दावा किया है कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में था, वो भी भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले। सबूत के तौर पर एक कागज दिखाया जिस पर लिखा था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिक्कत बस ये थी कि ये टाइटल 1991 के बाद आया था, यानी 1980 में इस नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। जैसे कोई कह दे कि 1975 में उसने आईफोन 15 से फोटो खींची थी। इससे पहले भी इनके भगवान ऐसे बहुत सारे कारनामे कर चुके हैं, जैसे स्टेशन बनने से पहले वहां चाय भेजना, इंटरनेट आने से पहले ईमेल करना और डिजिटल कैमरा बनने से पहले फोटो खींचना। जब गुरु इतने महान हैं तो चेला भी वैसा ही होगा, तभी तो लोग उन्हें प्यार से अमित मालवीय कहते हैं। पत्रकार सुप्रिया श्रीनेत ने तो सीधा सीधा कह दिया तुम पागल हो, झूठे हो, और सच कहो तो झूठ फैलाने के लिए भी रिसर्च करनी चाहिए, वरना पकड़े जाने पर सीन बड़ा कॉमिक बन जाता है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री को अपनी इस कमजोरी का पता है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। उन्हें मालूम है कि सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और जब जवाब न हो तो कैमरे का सामना करना पड़ेगा। मगर उनके आईटी सेल वाले शायद ये बेसिक समझने से इनकार करते हैं और हर बार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर चले आते हैं, वो भी सोशल मीडिया के लाइव प्रसारण के साथ। अनुराग ठाकुर शायद अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि राजनीति में तीर चलाने से पहले निशाना देखना जरूरी होता है, वरना तीर खुद के पैर में भी लग सकता है। पिछले लंबे वक्त से पैटर्न साफ है, जब भी चुनाव आयोग पर सवाल उठता है तो चुनाव आयोग से पहले भाजपा के नेता उछल पड़ते हैं और उससे भी पहले गोदी मीडिया कूद पड़ती है, मानो सवाल इन्हीं से पूछा जा रहा है। वो एक मुहावरा है ना, जैसे चोट लगे तुमको, दर्द हो मुझको, ठीक वैसा ही नजारा। वजह सबको पता है, अगर चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, घपलेबाजी कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है, तो उसका सीधे सीधे फायदा भाजपा को ही पहुंच रहा है। और मजेदार बात यह है कि जब विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है तो भाजपा और गोदी मीडिया दोनों एक साथ चीख पड़ते हैं, संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मगर अब वही भाजपा खुद चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायबरेली, वायनाड, कन्नौज और डायमंड हार्बर हर जगह फर्जी मतदाता होने का आरोप जड़ दिया है। इनके मुताबिक रायबरेली में राहुल गांधी, वायनाड में प्रियंका गांधी, कन्नौज में समाजवादी पार्टी और डायमंड हार्बर में विपक्षी नेता सब फर्जी वोटों से जीत गए हैं। प्रियंका गांधी पर तो सीधा आरोप है कि वहां जो जीता है वहां 93,000 फर्जी वोट थे। अब कांग्रेस के पवन खेड़ा ने तुरंत गणित लगा दिया, प्रियंका 4 लाख वोटों से जीती हैं, जबकि भाजपा को वहां 1 लाख वोट मिले। तो सवाल यह है कि अगर 93,000 वोट फर्जी थे तो क्या वो सारे के सारे वोट भाजपा के खाते में गए थे, वरना 1 लाख वोट भाजपा को कैसे मिल गए? यानी भाजपा के अपने ही आरोप के हिसाब से फर्जी वोटरों ने प्रियंका को नहीं भाजपा को फायदा पहुंचाया। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आरोप झूठा हुआ। ऊपर से मामला और तब उलझा जब विपक्ष महीनों से चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांग रहा है, मगर उन्हें नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ कागज पर, वो भी ऐसे जो मशीन न पढ़ सके, ताकि लोग साल भर बैठकर मैन्युफैक्चरिंग गिनते रहें। तो क्या यह साफ सबूत नहीं है कि केचुआ जिसके लिए काम कर रहा है, अगर भाजपा को पेन ड्राइव मिल सकती है तो बाकी पार्टियों को क्यों नहीं मिल सकती?
पवन खेड़ा तो सीधा कह रहे हैं, भाई बनारस वाली पेन ड्राइव हमें भी दे दो, हम भी देखेंगे मोदी जी कैसे जीते हैं। अब अनुराग ठाकुर के बयान का मतलब हुआ कि अगर विपक्ष में रहकर इतनी बड़ी धांधली कर सकता है तो भाजपा, जिसके पास चुनाव आयोग का पूरा सिस्टम है, कितने बड़े लेवल पर कर सकती होगी। अनुराग ठाकुर आए थे अपनी चोरी को सामने वाले की चोरी से दबाने, लेकिन अपने माथे पर खुद डकैती का ठप्पा लगवा बैठे। अब हालात ये है कि केचुआ चारों तरफ से फंस चुका है। जिसके लिए कथित तौर पर काम कर रहा था वही कह रहा है कि ये गड़बड़ कर रहा है। कन्नौज पर भी अनुराग ने तीर छोड़ा कि वहां अखिलेश यादव की जीत वाले इलाके में 2,91,000 संदिग्ध वोटर हैं। अखिलेश यादव 70,000 वोटों से जीते। सोचिए, सत्ता पक्ष का नेता कह रहा है एक सीट पर 3 लाख के आसपास फर्जी वोट है। मतलब विपक्ष को तो छोड़ ही दीजिए, खुद सत्ता पक्ष भी चुनाव आयोग को फर्जी वाले का अड्डा बता रहा है। तो सवाल यह उठता है कि जब खुद भाजपा को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो जनता क्यों माने। सब कुछ साफ सुथरा है। और सबसे बड़ा सवाल, ज्ञानेश कुमार गुप्ता कहां है। महीनों से एसआईआर पर बवाल मच रहा है, लेकिन चुनाव आयोग का मुख्य न मीडिया के सवालों का जवाब देता है न विपक्ष के। क्या वो मानते हैं कि ये सारे लोग आतंकवादी हैं जिनसे बात करना खतरे से खाली नहीं होगा, या फिर सच में उनके पास जवाब ही नहीं है। खैर, अब जो भी हो, ये बात तो तय है कि अनुराग ठाकुर का ये तीर ऐसा था जिसने विपक्ष को कम और भाजपा केचुआ दोनों को ज्यादा घायल कर दिया। इसे ही कहते हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अनुराग ठाकुर के बयान अब गोलियों से कम नहीं लग रहे हैं। बस फर्क इतना है कि ये गोलियां सीने की नहीं, शब्दों की हैं, और लगते ही राजनीतिक खून निकल आता है। बीजेपी और चुनाव आयोग उर्फ केचुआ को बचाने निकले थे। अनुराग ठाकुर ने ऐसा निशाना साधा कि मोदी शाह की लुटिया भी साथ में उलट गई। इंडियन यूथ कांग्रेस ने तो मौका देखते ही पोस्टर जारी कर दिया, जो अपने ही आप में पूरा बयान है कि ठाकुर साहब ने अपने ही टीम के लिए कैसे आत्मघाती स्ट्राइक कर दी है। अब जरा उत्तराखंड के नैनीताल में लोकतंत्र का ताजा तमाशा भी देख लीजिए। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था। हालात ये हैं कि बीजेपी के 12 और कांग्रेस के 10 सदस्य वोट डाल चुके थे। कांग्रेस के 5 सदस्य बाकी थे। मतलब गणित साफ था। अगर ये 5 वोट डल जाते तो बीजेपी की सीट फिसल सकती थी। लेकिन तभी एंट्री होती है रेनकोट गैंग की, और ये गैंग पुलिस के सामने ही कांग्रेस के बाकी 5 सदस्यों को उठाकर ले जाती है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि ये बीजेपी ने कराया है, और सीन भी फिल्मी है, जैसे हॉलीवुड में CIA ऑपरेशन हो। फर्क बस इतना है कि यहाँ CIA की जगह बीजेपी आई वोटिंग से पहले ही विपक्षी वोटर गायब हो गए, और लोकतंत्र चुपचाप गायब होने की कला का कोर्स कर लेता है। अब जरा सोचिए, ऐसे में अगर कोई पत्रकार महामानव से लोकतंत्र पर सवाल पूछ ले तो जवाब मिलेगा, डेमोक्रेसी हमारे खून में बहती है। सुबह चाय के साथ पीते हैं, रात को तकिए में भरकर सोते हैं। वैसे ये कोई नई घटना नहीं है, चुनाव में ये सब हमेशा होता ही है। बस कभी कैमरे में कैद हो जाता है, कभी नहीं होता। इस बार कैमरे में आ गया है तो थोड़ा बवाल ज्यादा हो गया है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुई वोटिंग मशीन रिकाउंटिंग ने इतिहास बना दिया है। जो उम्मीदवार हार चुका था वो जीत गया है, और जो जीत चुका था वो हार गया है। यानी कोर्ट के रिकॉर्ड में पहली बार मान लिया गया कि मशीन में गड़बड़ी हुई थी। अब अगर मशीन ऐसे खेल सकती है तो समझ लीजिए कि ठोक तंत्र का असली टॉप लेवल यही है। तो कुल मिलाकर ये है भारतीय लोकतंत्र की मौजूदा हालत, जहां वोटर का वोट, नेता का बयान और चुनाव आयोग का काम तीनों ही जादूगर की टोपी से निकलते खरगोश जैसे हैं। फर्क बस इतना है, यहां खरगोश की जगह कभी कभी रेनकोट गैंग निकल जाता है।